ओके अच्छा, सबसे पहले 206C1H 194Q, क्या क्या आइडिया है इसके बारे में, किस किस को? 206(1H) तो वो है जो सेलर ने टीसीएस काटना है। उसकी टर्नओवर लास्ट ईयर की 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और सिंगल पर्सन से रिसीव नॉट सेल, नहीं सेल होनी चाहिए पहले तो 50 लाख से ऊपर, उसके बाद रिसीव्ड वह 50 लाख से ऊपर पे टीसीएस करेगा। हाँ जी, और कोई? इसमें मेरी एक क्वेरी है कि अगर किसी सिंगल पर्सन से उसकी इस साल में सेल जो है वो 40 लाख है तो क्या उसको टीसीएस काटना है उसका, और रिसीट जो है वो 70? चलते हैं अभी क्वेरी बाद में। हाँ जी, और किसी को कुछ आइडिया? सर जो टीसीएस लगेगा इसमें सेल ऑफ गुड्स पे लगेगा। सेल ऑफ गुड्स पे नहीं है वैसे, ये रिसीप्ट पे है। मैम रिसीप्ट पे है बट मतलब मैंने देखा है कन्वीनियंस के लिए लगा रहे हैं लोग बाग ना, सेल उसमें ही ऐड करते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, 206C1H ये 1 अक्टूबर 20 को एप्लीकेबल हो गया था। कंडीशंस पिछले प्रीवियस ईयर, आज की डेट में अगर हम बात करें तो 20-21 की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स की, तो ये जो टीसीएस है ये सेल ऑफ गुड्स पे है। टर्नओवर होनी चाहिए 50, मतलब टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर की। अब एक कस्टमर से जो ट्रांजैक्शन है वो 50 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। टीसीएस के लिए 50 लगना है कलेक्शन बेस्ड। 50 लाख फर्स्ट 50 लाख को एग्जेम्प्ट है, यानी कि 1 अप्रैल 21 के बाद से लेकर पहले 50 लाख रुपए की रिसीट किसी भी साल की इनवाइस की हो सकती है। मतलब अगर 10, 11, 12, 13, 18, 19, 17, 18 किसी भी साल में आपने सेल इनवाइस रेज की हो, उसकी पेमेंट अगर 1 अप्रैल 21 के बाद आ रही है, पहले 50 लाख छोड़ के उसके बाद टीसीएस लगाना है ऑन कलेक्शन बेसिस एट द रेट ऑफ 0.1%। ये है मोटा मोटी। इसमें क्वेरी वही है कि अगर इस साल में मेरी मिस्टर बी को मैंने कोई भी सेल नहीं करी है लेकिन मैंने उससे 1 करोड़ रुपया उससे आया है, रिसीट आई है, तो उस पे टीसीएस कलेक्ट करना है। पहले 50 लाख छोड़ के नेक्स्ट 50 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करना है। सर ये सेल वाली जो कंडीशन थी उसमें एक कंडीशन ये भी थी ना, उस सिंगल पार्टी से 50 लाख को मैंने 50 लाख की सेल करी हो मैंने। नहीं, वो कलेक्शन बेस्ड है, वो कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं कि उसकी 50 लाख, तो 50 लाख से ऊपर की रिसीट अगर है तो टीसीएस कलेक्ट करना है। आप परसों का अगर वेबिनार देखो तो उसमें एक एग्जांपल था कि 1 अप्रैल से 30 जून तक कोई टर्नओवर नहीं है और 1 करोड़ 50 लाख रुपए की रिसीट है, जिसमें से 50 लाख 1 करोड़ 20 लाख की रिसीट है, जिसमें से 50 लाख छोड़ के 70 लाख पे टीसीएस कलेक्शन की बात हुई थी। ठीक है, याद आ गया दीप्ति? हाँ जी, वो जो पॉइंट कई बार डिस्कस हुआ था। हाँ जी, अब आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये पूछी थी, जैसे जो एक कलेक्शन है इसमें जीएसटी एक्सक्लूड करके फिर देखना है, जीएसटी इंक्लूड करना है। कलेक्शन का मतलब है अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम योर कस्टमर। अब वो कलेक्शन किसी भी अकाउंट पर है, आपने अगर एडवांस भी पेमेंट ली तो एडवांस कलेक्टेड में आ गया। सो incidence of tax collection is based on the date and amount collected. So on the date of collection you have to collect TCS as well. और जनरली अगर हम कलेक्शन के बेस पे करें तो डेबिट नोट रेज करके हम वो एक्स्ट्रा जो कलेक्शन हम टुवर्ड्स टीसीएस है उसको नलिफाई कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको हम डेबिट नोट देंगे। कन्वीनियंस के लिए लोग अपने सेल इनवाइस पर ही लगा देते हैं टीसीएस, लेकिन वो बड़े बिग कॉर्पोरेट्स के लिए है जिनका मैक्सिमम कस्टमर्स जो है 50 लाख से ऊपर हैं, 10 करोड़ तो उनकी खैर एप्लीकेबल है, तो वो इनवाइस पर ही लगा देते हैं। बट इशू उसमें ये है
कि पहले आपने मार्च तक जितने भी इनवॉइस रेज कर लिए उसके ऊपर आपने टीसीएस कलेक्ट कर लिया, उसकी पेमेंट आई आपको अप्रैल मई जून में, तो उसका आंसर सॉल्यूशन ये था कि अगर आप कंसिस्टेंटली वो फॉलो कर रहे हो सिस्टम इनवॉइस पे रेज करने का, तो आप समझा सकते हो कि वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड बेस्ड ऑन दिस अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड, तो शायद दिक्कत नहीं आएगी और कन्वीनियंस के लिए सब कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम लीगली बात करें तो वो कलेक्शन बेस्ड ही है, जिस दिन कलेक्ट हुआ उस दिन टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी बनती है। तो ये था 50 लाख तक की एग्जाम्प्ट है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ टीसीएस जो है 0.1% है ऑन अमाउंट ऑफ कलेक्शन एक्सीडिंग 50 lakhs, और रिसीट्स जो है जीएसटी, फ्रेट, पैकिंग कुछ भी है सबके ऊपर है। रिसीट्स जो है हो सकती है ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स अफेक्टेड ड्यूरिंग अर्लियर ईयर्स। सर ये 50 लाख की जो लिमिट है ये ईयर वाइज है या वन टाइम? हर साल पहले 50 लाख को छूट मिलेगी। अच्छा, एवरी ईयर के लिए, ठीक है सर। एवरी ईयर के लिए। पिछले साल का जैसे हमारी आपसे मीना आपसे बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हुआ था, तब हमें ये देखना था 1 अप्रैल 20 से टोटल रिसीट कितनी है, और 1 अप्रैल से 30 सितंबर 20 तक की रिसीट अगर 50 लाख से क्रॉस कर चुकी थी तब भी वो उनको, क्योंकि उस समय तक एक्ट सेक्शन लागू नहीं था, तब तक टीसीएस कलेक्ट नहीं करना था। लेकिन फिर 1 अक्टूबर के बाद 1 रुपए पर भी टीसीएस लगाना था, और अगर वो 50 लाख से कम थी 30 सितंबर तक की रिसीट, तो 1 अक्टूबर के बाद उतनी अमाउंट जो कि 50 लाख कंप्लीट होने तक, मतलब फर्स्ट 50 लाख तक वो जब भी कंप्लीट हो वो छोड़ना ही था, उसके बाद का टीसीएस कलेक्शन के लिए था। अब आ गया सेक्शन 194 जो कि 1 जुलाई 21 से एप्लीकेबल है। अब इश्यूज यहाँ पर थोड़े से बढ़ गए। कंडीशंस वही है, टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए सेल बायर की, ये इसकी बायर की है, क्योंकि पहला था टीसीएस कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय सेलर फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब सेक्शन 194 है, 194 क्यू है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज तो पहले से ही है, बहुत सारे सेक्शन है, हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ले आई है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑल्सो। टर्नओवर बायर की 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, अगेन वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 2, 50 लाख से ज्यादा की परचेज होनी चाहिए एक पेन से, मतलब आपका जो सप्लायर है उसके पेन पे अगर एक यूनिट या अगर एक यूनिट से ज्यादा उसकी यूनिट है, तो डिफरेंट यूनिट से टोटल मिलाकर 50 लाख से ऊपर जैसी परचेज हो जाएगी तो फर्स्ट 50 लाख तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जितनी परचेज की टर्नओवर है आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। यहाँ पर जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना, पर बेसिक प्लस फ्रेट प्लस पैकिंग वो सब तो चीजें इंक्लूड होंगी। और उसके लिए सर्कुलर 17 और सर्कुलर एक और बताया था उस दिन मीनू मैडम ने, 23 या 24 था सर, 17 और 24 था आई थिंक, मैंने नोट किया था। हेलो हाँ जी बताओ सर, 23 या 24 था, 23 था आई थिंक या 24, दोनों में से एक था। चलिए ठीक है, तो वो 2 सर्कुलर बताए थे जिसके बेस पर क्लियर होता था कि टीसीएस पर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इंक्लूडिंग जीएसटी, और जब टीडीएस की बात करें 194 क्यू में तो बेसिक प्लस फ्रेट प्लस पैकिंग जीएसटी उसमें इंक्लूड नहीं करना। अब इसमें एक कंडीशन और थी कि जो फर्स्ट प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है परचेजर की है, इन अ सिचुएशन जहां पर 10 करोड़ की टर्नओवर बायर की भी है और 10 करोड़ की टर्नओवर सेलर की भी है। हमने एक ट्रांजैक्शन की, ए ने बी से परचेज किया, बी ने सी को सेल किया, जो भी हुआ, लेकिन दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो एक को 206C1H में टीसीएस करना है कलेक्ट, और एक को 194Q में टीडीएस डिडक्ट करना है, पर दोनों नहीं होना, इन दोनों में से एक ही होगा। तो ऐसे केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है और वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, एंड सेलर को 206C1H में कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। लेकिन
एक साथ साथ एक तरह से प्रोविजो भी हो गया इसमें कि अगर किसी वजह से किसी भी कारण से अगर बायर टीडीएस नहीं डिडक्ट कर रहा, तब उस केस में उस सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आ गई। इसमें मेरे ख्याल से बायर से वो भी लेना है, डिक्लेरेशन अब देना है ना? वो ये एक कैसे पता चलेगा कि मेरा बायर या मेरा सेलर 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, कौन काटेगा? तो उसके लिए डिक्लेरेशन उन्होंने सजेस्ट किया था, और मेरे पास मेरे क्लाइंट्स के डिक्लेरेशन जो लोगों ने मांगी है वो आज आई भी हैं 2-3। तो क्वेश्चन ये है कि हमें इंश्योर करना है somebody has to deduct और कलेक्ट। तो अपने सप्लायर और अपने कस्टमर, अगर हमारी सब हमने कब करना है, वो हमारी टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो हमने ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं कि हमें कलेक्ट करना है 10 करोड़ से ऊपर। जैसे ही हमारा टर्नओवर है पिछले साल में, तो हमें अपने सब कस्टमर से कलेक्ट भी करना है और अपनी परचेज पर डिडक्ट भी करना है, दोनों कंडीशंस हैं। अब दोनों करने हैं या नहीं करने, तो उसके लिए हमारा जो जिससे हम खरीद रहे हैं सामान, हमारा जो सप्लायर है, क्या वो कंडीशन पूरी करता है 10 करोड़ की? नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए उससे डिक्लेरेशन लेनी है। इसलिए कंडीशन मतलब अपने कस्टमर से भी और सप्लायर से भी डिक्लेरेशन लेने की। आप उसमें 2-3 चीजें की। नंबर 1, कंफर्म करना है कि उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं, कम है। अगर है तो क्या बायर हमारा जो कस्टमर है वो बायर है ना हमारे गुड्स के लिए, तो क्या बायर टीडीएस काटेगा हमारा, हाँ या नहीं? तो ये सारी चीजें। और उसमें साथ ही साथ वो भी उस डिक्लेरेशन में मांगी हुई है, अभी जो मेरे पास आ जाई है 206 AB की, क्या आपने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल की है? अगर की है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर बताओ। और क्या आपके पिछले 2 सालों में जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसमें आपका टीडीएस और टीसीएस अकॉर्डिंग टू योर 26 ईयर्स 50,000 से ज्यादा था या नहीं था? पर मैं समझता हूँ उस डिक्लेरेशन की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी आ गई है और इस यूटिलिटी में आप आराम से चेक कर सकते हैं, और वो स्पेसिफाइड पर्सन में आता है नहीं आता वो यूटिलिटी। इसमें दोनों कंडीशन है मेरे ख्याल से। रिटर्न फाइल अगर कर रखी है फिर तो वो कंडीशन नहीं है ना 50,000 वाली। वो अभी हम 206 AB पे बाद में चलते हैं, पर मेनली हमें जो डिक्लेरेशन लेनी है, उसमें डिक्लेरेशन लेने में हमें ये लेना है कि कौन डिडक्ट करेगा। हमें ये बताना है कि हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं, और अगर दोनों की है तो हु विल डिडक्ट और कलेक्ट? तो बायर विल डिडक्ट। तो ये कम से कम एक डिक्लेरेशन चाहे ईमेल पे चाहे उस पे लेके अपने पास रिकॉर्ड पे रखना है, सो दैट बाद में एम्बिग्यूटी ना हो। और बस यही है। अब इसके अलावा जो, हाँ जी, जो परचेजर है जैसे वो टीडीएस करेगा तो उसमें भी यही कंडीशन है कि जब उसके पास मतलब पेमेंट के टाइम पर ही टीडीएस काटना है? नहीं, बायर को जो टीडीएस की डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो टाइमलाइन है, वो वही है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर वो एडवांस पेमेंट कर रहा है अपने परचेज के अगेंस्ट, परचेज ऑफ गुड्स के अगेंस्ट, तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना है। और अगर वो परचेज करता है नॉर्मल कोर्स में और उसने क्रेडिट दे दिया आज, पेमेंट 1 महीने बाद 2 महीने बाद कर रहा है, तो हमें आज क्रेडिट बेस पे करना है, तो विच एवर इज अर्लियर। तो परचेज बुक करते ही उसे टीडीएस काटना है, और अगर एडवांस पेमेंट की है तो एडवांस पेमेंट क्योंकि पहले ही होगी तो एडवांस पेमेंट पर ही टीडीएस काट लेना है। और क्या था? और ये एक इशू हमने कर ही लिया कि अगर जो एज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस सबने इनवॉइस पे टीसीएस कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो अब क्योंकि ये टीडीएस भी आ गया, तो जो इनवॉइसेस रेज हो चुके अप टू 30 जून, उन पे टीसीएस ऑलरेडी कलेक्टेड है, राइट? बाद में अब क्योंकि दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो जितने इनवॉइसेस 1 जुलाई से रेज करेंगे सेलर अपने बायर को, तो उस पे टीडीएस डिडक्ट होना है, टीसीएस कलेक्ट नहीं होना। वहां पे कुछ एग्जांपल उन्होंने लिए थे कि अगर एडवांस पेमेंट की है या
जो वो एग्जांपल वही एल एग्जांपल में था कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट आई हुई है और तो 50 लाख छोड़ के 70 लाख पे टीसीएस कलेक्ट हो गया, लेकिन वो एडवांस पेमेंट थी, उसके अगेंस्ट इनवाइस रेज की है अब 1 जुलाई के बाद, तो क्या उसके ऊपर टीडीएस काटेगा बायर? वो नहीं काटेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर टीसीएस कलेक्ट हो चुका है। तो जितनी अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ उतनी अमाउंट का टीडीएस बायर डिडक्ट करेगा। और क्या था इसमें? हाँ, एक इशू मैंने अपने लिए लिखा था, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम सेम कस्टमर से परचेज भी कर लेते हैं, ठीक है। 10 करोड़ की मेरी टर्नओवर है, 10 करोड़ की उसकी टर्नओवर है, मैं उसको माल सप्लाई भी करता हूं और मैं उससे माल खरीदता भी हूं। उस सिचुएशन में क्या करना है? सिंपल तरीका तो वही है, सेल पे टीसीएस कलेक्ट करना है और वो अपनी सेल पे टीसीएस मतलब वो हमारी, एक मिनट दोबारा से आते, फिर कंडीशन देखनी पड़ेगी 10 करोड़ किसकी है, दोनों की 10 करोड़ है, तो हमारी सेल पे वो टीडीएस कलेक्ट करेगा और उसकी सेल पे मतलब हमारी जो परचेज हो जाएगी हम उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सिंपल हो गया। लेकिन इशू ये आता है, बायर तो जो है वो 10 करोड़ से कम है, हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, हम उसे माल बेच भी रहे हैं उसे और उसे खरीद भी रहे हैं, तो वो तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसकी 10 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, उसके लिए ना तो 206C1H एप्लीकेबल है ना 194Q एप्लीकेबल है। हमारा जो कस्टमर जिससे हम माल बेचते भी हैं और उससे माल खरीदते भी हैं, उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, तो उसके लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, हमारे लिए एप्लीकेबल है 206C1H में, राइट। और अपनी परचेज पे 194Q पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि 2061 परचेज पे तो ठीक है, 194Q में जितने भी परचेज के इनवॉइसेस आएंगे हम उस पर डिडक्ट कर लेंगे। व्हाट अबाउट 2061H 206C1H, क्योंकि वो कलेक्शन पे है और हम इनवॉइस पे नहीं चार्ज कर रहे कलेक्शन टीसीएस, हम कलेक्शन पे टीसीएस कर रहे हैं। तो सपोज 70 लाख रुपए की हमने सेल की और 10 लाख रुपए की हमने उससे परचेज की, पूरे साल में कितने पे हम कितनी अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करेंगे? अभी मैं थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। 70 लाख की परचेज की, 70 लाख की सेल की है, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक 70 लाख की सेल कर रहे हैं, उस ए ने बी को 70 लाख की सेल की और बी से 10 लाख की परचेज भी की है पूरे साल में, और अकाउंट भी क्लियर हो गया, जितनी भी टर्नओवर हमारी हुई, जितनी भी सेल हुई उसकी पेमेंट आ गई और परचेज मतलब अकाउंट क्लियर हो गया, जीरो हो गया। 1 अप्रैल 21 को भी बैलेंस जीरो है और 31 मार्च 22 को भी बैलेंस जीरो है। टीसीएस कितने पे कलेक्ट करेंगे? 10 लाख पे टीसीएस 10 लाख ही होगा ना, 70 में से 10, क्योंकि वो पेमेंट ही हमें 60 की करेगा, 70 की तो करेगा नहीं, 10 लाख रुपए तो उसके परचेज में एडजस्ट हो गए। क्वेश्चन दोबारा, ए की टर्नओवर 10 करोड़ है, बी की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। ए ने इस फाइनेंशियल ईयर में बी को 70 लाख की सेल की और 10 लाख की परचेज की, बैलेंस आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 21 को भी जीरो है और 31 मार्च 22 को भी जीरो है, तो कितना टीसीएस और कितना टीडीएस होगा और कौन काटेगा या कौन कलेक्ट करेगा? टीडीएस तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसने 50 बीसी लाख तो कम ही है टर्नओवर की परचेज किया उससे। ठीक है, और टीसीएस के लिए क्या है कि उसने 70 की सेल की है और 10 की परचेज की, अगर नेट में उस पे कैश जो है या बैंक मतलब जो अगर वो 60 लाख आया है तो वो 10 लाख पे काटेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा, क्योंकि 50 की रिबेट देके 10 पे करेगा। और अगर बाई चांस उसको पहले 70 आ गया, परचेज उसने बाद में किया है, मतलब जितना भी रिसीप्ट होगा बेसिकली, राइट। तो आपका अभी हम ना एक बार को ये 50 लाख की एग्जेम्पशन को छोड़ देते हैं, ठीक है, कि 50 लाख की एग्जेम्पशन हम मान लेते हैं कि भाई
70 लाख की टर्नओवर है तो 70 पे टीसीएस कलेक्ट करना है सब्जेक्ट टू एग्जामिशन 50 लाख की। आपका आंसर ठीक है, 70 में से 50 लाख तो छूट है, 20 लाख के ऊपर उसने टीसीएस कलेक्ट करना है। और 20 में से 10 एडजस्ट हो गया। एडजस्ट भले ही हो गया हो, करना तो अल्टीमेटली आपकी तो कलेक्शन मानी जाएगी। हाँ। सो यू हैव रिसीव्ड अमाउंट बाय वे ऑफ ऑन अकाउंट, मतलब एज अ परचेज आ गई, कैश नहीं आया, कलेक्शन तो है। मेरी ओपिनियन ये है कि उसमें एडजस्टमेंट अगर हो भी गई, नेट ऑफ हो भी गया परचेज के अगेंस्ट, तो भी आपको वो कलेक्शन मानते हुए उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। कुछ इशू? बेसिकली अगर जैसे जो डिपार्टमेंट का व्यू है वो तो यही है कि हाँ ठीक है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वो कॉप अप कर सके कि हाँ किसकी, तो उस हिसाब से तो 20 लाख पे पूरे पे कटना चाहिए, अदरवाइज तो किसी ने 20 लाख पे ही कटना चाहिए। और पर्पस भी वही है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होने के बावजूद लोग रिटर्न नहीं भरते, टैक्स नहीं पे करते, तो इसलिए उसको पकड़ने के लिए उसको ये जो है उन ट्रांजैक्शंस को प्लग करने के लिए ये प्रोविजन लाए हैं। या समझ लो एडवांस पेमेंट आ जाए। इसी के एग्जांपल को ये बढ़ा भी है। लेते हैं। 70 लाख की सेल है और उसके अगेंस्ट 60 लाख की परचेज भी है। ए ने, जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बी की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, अभी एग्जांपल में 70 लाख की सेल है, उसके अगेंस्ट 60 लाख की परचेज भी है, और 1 अप्रैल 21 और 31 मार्च 22 को बैलेंस निल है। तब क्या होगा? उसको परचेज पे टीडीएस 20 काटना लाख है पे और TDS सेल पे टीसीएस और 10 पे टीडीएस कटेगा। कितनी अमाउंट पे कितना? 70 पे पूरे पे 20 लाख पे सर 70 में से मतलब 50 कर देंगे तो 20 लाख, और उसमें 60 में से 50 पे। प्लस कर देंगे तो 10 लाख। राइट। अब ये 10 ध्यान में पे रखना है हमें टीडीएस। कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है टू कलेक्ट टू डिडक्ट टीडीएस, और अगर टीडीएस डिडक्ट होना है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होना है। नहीं होगा। राइट। तो क्योंकि उससे हमने 60 लाख की परचेज की है, 50 लाख की एग्जाम्पशन, आप उसमें टाइमलाइन भी आएंगी। अभी तो हम पूरे साल का एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा इशू आ रहा है कि 60 लाख की परचेज है तो 50 लाख की छूट लेकर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि बायर की है तो 10 लाख पे टीडीएस काटना है, तो 60 लाख की ट्रांजैक्शन तो निकल गई। टर्नओवर 70 की है लेकिन कलेक्शन भी 70 हो गई, उसमें से 60 लाख की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बायर थी तो उसमें हमने कर दिया, टीडीएस काट लिया। राइट। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं ठीक है। हमारी सेल अलग है, हमारा परचेज अलग है, तो 70 लाख में से 50 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगी सेल पर, 20 लाख पर टीसीएस होगा और 10 लाख पे टीडीएस भी होगा। ठीक है? नहीं? हाँ। अब अगर जो हमारा बी है उसकी भी 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, दोनों की 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, सेम एग्जांपल, सेल 70 करोड़ 70 लाख, परचेज 60 लाख, तो हम 10 लाख पे हम काटेंगे, 20 लाख पे वो टीडीएस काटेगा, 10 लाख पे हम टीडीएस काटेंगे। टाइमलाइन को छोड़ते हुए जो मैं भी पिछले एग्जांपल में मैं पहले गलत बोल रहा था, पिछले एग्जांपल में क्योंकि फर्स्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बायर की। तो मेरी जो टर्नओवर 70 लाख है वो उसकी परचेज है, तो उसने 70 में से 50 माइनस करके 20 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, राइट, टीडीएस काटने की। तो मेरे को जो 70 पे टीसीएस कलेक्ट करना है? नहीं करना, क्योंकि 70 में से 50 छोड़ के 20 पे वो टीडीएस काटेगा। अब आ जाते हैं हमारा परचेज 60 लाख की।
ये तो दोनों में से, जिसमें दोनों में ही 10 करोड़ की टर्नओवर, तो वो ऑप्शनल है ना। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की, अगर बायर इन केस नहीं काटता तो सेलर। अभी हम मान रहे हैं कि बायर काटेगा, ठीक है, है ना, दोनों फॉलो करना चाहते हैं रूल, ओके ओके। राइट। तो मेरी जो टर्नओवर, ए की जो टर्नओवर है, ए ने जो सेल की 70 लाख की बी को, उसमें बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने 70 लाख पे टीडीएस काटना है, 50 लाख की छूट देके 20 लाख पे टीडीएस काटेगा। अब मेरे पास 60 लाख की मैंने उसे परचेज भी की है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं 60 लाख पे टीडीएस काटूंगा, 50 छोड़ दूंगा, 10 पे काट लूंगा, राइट। तो टीसीएस की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी कहीं भी, आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। ये टीसीएस की आएगी नहीं ना, जब दोनों ही 10 करोड़ से ऊपर दोनों है ही और 10 करोड़ से ऊपर है और दोनों ही कर रहे हैं। जहां बायर 10 करोड़ से नीचे था तो मेरे को टीसीएस काटना है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा मैंने एक केस लिया था कि जहां दोनों मतलब अगर हम सेम पार्टी से कभी सेल भी करते हैं, कभी परचेज भी करते हैं, और ये ऐसा बहुत इसलिए भी होता है, आप देखोगे कि हम मोस्टली हम जब सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ डिफेक्टिव माल है या कुछ भी इशू है, वो माल हमें वापस आता है तो दे इशू है सेल इनवॉइस। हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर इश्यूज बैक अस सेल इनवॉइस बैक टू अस इंस्टेड ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट, और वो बुक भी एज परचेज होती है हमारी बुक्स में, सेलर की बुक्स में। तो यहां पर ये इशू आ जाएगा, राइट। अगर वो डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू होता तो हमारी टर्नओवर कम हो जाती, पर नॉर्मली सिचुएशन ये होती है कि वो डेबिट क्रेडिट नोट की बजाय सेल इनवॉइस से ही वापस आता है माल। अब एक इशू अच्छा, इसमें एग्जाम्पशन भी दी एक 206C1H में कि कौन कौन से केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। सेल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, और ये जो कंसुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी, इंपोर्टर ऑफ गुड्स, इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम किसी को इन गवर्नमेंट बॉडीज को अगर सेल कर रहे हैं तो वो हमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। और कोई इशू? मेरे पास एक इशू और है जो मैंने परसों भी डिस्कस कर लिया था, क्योंकि मीनू मैडम ने उठा लिया था, वो मैंने उनसे अदरवाइज डिस्कस किया था ऑफलाइन, पर उन्होंने उसमें अपनी डेलिब्रेशन में ले लिया था, थोड़ा सा लिया था, पर फिर मैंने पूरा बताया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला। सो मेरा एक क्लाइंट है, वो उसने एक प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है, 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, लैंडलॉर्ड की टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, टेनेंट की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। जो बिजली का मीटर है वो लैंडलॉर्ड की प्रेमिसेस पे लगा हुआ है, लैंडलॉर्ड के नाम से लगा हुआ है, लैंडलॉर्ड का पैन नंबर गया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी ये एनडीपीएल के पास, टीपीडीडीएल के पास। एनडीपीएल बोलता हूँ क्योंकि टीपीडीडीएल की वो अभी तक भी जबान पे ज्यादा अच्छे से नहीं चढ़ा। तो एनडीपीएल के पास पैन नंबर है लैंडलॉर्ड का। प्रैक्टिकली जितने भी बिल इशू होते हैं एनडीपीएल से, वो टेनेंट डायरेक्टली एनडीपीएल को पे करता है। ऐसा नहीं है कि वो लैंडलॉर्ड को पे करता है और लैंडलॉर्ड अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट पे कर रहा है। तो सारा का सारा जितना बिल आता है एज इट इज वो लैंडलॉर्ड को पे करने की जगह डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे करता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, टीपीडीडीएल ने लैंडलॉर्ड को डिक्लेरेशन के लिए मांगा है, एक लेटर दिया उन्होंने कि डिक्लेयर करो आपकी 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है कि नहीं, और अगर है तो क्या आप मेरा टीडीएस काटोगे टीपीडीडीएल के अगेंस्ट, बिजली के बिल के अगेंस्ट। क्योंकि टर्नओवर भी, जो बिजली का बिल है वो भी हर महीने का 3-4 लाख रुपए का है, तो 50 लाख से ज्यादा का बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का पूरे साल का, 5-6 लाख का बिल है शायद, तो 50 लाख से ज्यादा का बिल है। तो क्या आप टीडीएस काटोगे
लैंडलॉर्ड के पास आया हुआ है डिक्लेरेशन के लिए। अब लैंडलॉर्ड टीसीएस कटवाना नहीं चाहता है, रीजन क्योंकि उसकी टर्नओवर तो एक्चुअली बहुत कम है, पहले अपनी फैक्ट्री चलाता था, फैक्ट्री जो भी कुछ हुआ हुआ वट एवर रीजन, उसने फैक्ट्री बंद कर दी और उसे किराए पे दे दिया, तो उसकी टर्नओवर तो डिफरेंट बिजनेस से या जो भी है वो बहुत थोड़ी सी है, तो वो टीसीएस भी वो नहीं चाहता, उसने हमारे ऊपर दे दिया। आप बताओ जी आपने क्या करना है। और अदरवाइज ऑल्सो बीइंग अ कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, the tenant has to deduct TDS on purchase of electricity, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा परचेज कर रहा है, टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड, तो परचेज ऑफ गुड्स हो गई फ्रॉम एनडीपीएल, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टेनेंट, क्योंकि मैं बाई कर रहा हूँ गुड्स इलेक्ट्रिसिटी 50 लाख से ज्यादा, मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो मेरे को उसका टीडीएस डिडक्ट करना है 194 क्यू में। प्रैक्टिकली अब मैं उसको टीडीएस कैसे डिडक्ट करूं? अगर मैं टीडीएस डिडक्ट करता हूं एनडीपीएल का, मतलब एनडीपीएल का पैन नंबर डालता हूं, तो एनडीपीएल के पास मेरा टैन तो कुछ है ही नहीं, मेरा पैन कुछ है ही नहीं, उसके रिकॉर्ड में तो लैंडलॉर्ड का पैन है। मैं अगर डिडक्ट करता भी हूं तो मेरे को एनडीपीएल से रिएम्बर्समेंट लेने में दिक्कत इशू हो सकता है। एग्रीड? लेकिन अगर मैं डिडक्ट नहीं करता हूं टेनेंट, तो उसको 40A लगता है, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, 30% of the entire electricity expenses this way paid to NDPL लैंडलॉर्ड के मीटर के अगेंस्ट, उस पे एडिशन होने के चांस हैं। नाउ व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? एक कोर्स ऑफ एक्शन दीपक बोलूसोरिया जी ने मुझे बताया था कि टीडीएस आप लैंडलॉर्ड का काटो और लेट इलेक्ट्रिसिटी एनडीपीएल डिडक्ट कलेक्ट टीसीएस ऑन लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड को 0.1% एनडीपीएल कलेक्ट करेगा और 0.1% टेनेंट डिडक्ट करेगा, तो 0.2% का टीसीएस और टीडीएस मिला के लैंडलॉर्ड पर वो आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, अपना ये वर्किंग कैपिटल का इशू, विच लैंडलॉर्ड मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन। वो ये भी बोल सकता है कि ठीक है जी, जो भी टीसीएस कलेक्ट एनडीपीएल कर रहा है वो प्लस जो आप काट रहे हो वो सारी की सारी पेमेंट मैं, मतलब लैंडलॉर्ड टेनेंट को उस दिन रिएम्बर्स करेगा जिस दिन उसकी रिटर्न फाइल हो जाएगी और उसको एडजस्ट हो जाएगी। पॉसिबल है, छोटी सी बात है, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन सही है? फूड फॉर थॉट। इसमें मेन खाली 0.2% की वर्किंग कैपिटल नहीं है, आप नहीं ये है, देखो, हाँ, क्योंकि इसमें वो टीसीएस काट रहा है आपका एनडीपीएल 60 लाख पे, सपोज करो 60 लाख की परचेज है आपकी, राइट, ठीक है, तो वो 60 लाख दिखा रहा है कि उसने सेल करी आपको, ठीक है, और है हाँ नेचुरली, और वो आपको दिखा रहा है, वो आपका टीडीएस काट रहा है, यानी कि वो दिखा रहा है कि उसने परचेज भी करी 60 लाख की। टेनेंट कौन टेनेंट टीडीएस काट रहा है, टेनेंट ने तो परचेज करी है ना। हाँ, अब टेनेंट ने परचेज की है क्योंकि बिजली का मीटर लैंडलॉर्ड के नाम है, हाँ, तो टेनेंट प्रैक्टिकली डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी एनडीपीएल से तो परचेज करनी ना, थ्योरेटिकली नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली कर रहा है। लेकिन कल को इनकम टैक्स वाले ये ना कहे आपने 60 लाख की खरीद के 60 लाख की बेच दी, प्रॉफिट दिखाओ। किसको? लैंडलॉर्ड को? हाँ, लैंडलॉर्ड की बुक्स में तो कुछ नहीं आ रहा लैंडलॉर्ड को, लेकिन जब आपका टीसीएस और टीडीएस कटेगा तो आपका वहां मिसमैचिंग दिखाएगा जी, तो, आपका टीसीएस कटा हुआ, आप टर्नओवर नहीं दिखा रहे। यस, तो वो लैंडलॉर्ड की इनकम टैक्स में इशू हो सकता है, वो इनकम टैक्स में इशू आएगा, राइट। उसके अलावा टेनेंट की बुक्स में ये इशू हो सकता है, अगर नहीं डिडक्ट करता तो ये इशू हो सकता है कि आपका 40A में डिसअलाउंस, तो इसका वैसे बेस्ट सॉल्यूशन तो है भैया मीटर चेंज करा लें, मीटर में नाम चेंज करा लें। और वो भी पॉसिबिलिटी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उस पे ऑलरेडी 10-15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी जमा है, फिर वो सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाती है, नहीं होती, मीटर पे हो सकते नाम चेंज ना करें वो, और लैंडलॉर्ड नाम चेंज ना कराने में इंटरेस्टेड हो,
हाँ वो एक इशू आ सकता है, अदरवाइज सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं ठीक आती। है, पर वो उसमें कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड जो है मीटर चेंज कराने में इंटरेस्टेड है कि नहीं? आएगी लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम इसलिए आएगी कि सपोज करो उसमें 20 लाख की सिक्योरिटी है, अब आपने टीनेंट के नाम करा दिया और कल को टीनेंट आपका मीटर सरेंडर करके 20 लाख लेके नहीं, वो भी इशू इसलिए इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली उस 20 लाख की सिक्योरिटी में से सिर्फ लैंडलॉर्ड की तो 2-3 लाख ही है, बाकी 16-17 लाख रुपए टेनेंट नहीं पे कर रखी है। नहीं पे कर रखी है, ओके, फिर तो वो भी इशू नहीं है। हाँ। तो अल्टीमेटली अभी इस डिस्कशन से सोल्यूशन ये है कि मीटर अपने नाम चेंज कराया जाए। हाँ, ये मतलब दिस वाज द बेस्ट सॉल्यूशन। और आपके पास अभी 2-4-6 महीने हैं भी, क्योंकि 50 लाख तक पहुंचते पहुंचते अभी और 2-4-6 महीने लग जाएंगे। हाँ, तो यू हैड टाइम, राइट, क्योंकि 50 लाख तक पहुंचते पहुंचते तब तक टीडीएस की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट टीसीएस की भी नहीं है, टीसीएस की भी नहीं है, तो क्योंकि यू 50 लाख की हैव एग्जामिशन तो देनी है। टू चेंज दिस, और क्या पता अगले 6 महीने में कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए, क्या पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, क्लैरिफिकेशन ही आ जाए इस पॉइंट पे। और 194Q के लिए एक कंडीशन है, वो एप्लीकेबल नहीं है अगर किसी भी और सेक्शन में टीडीएस ऑलरेडी कट रहा है, तो 194Q में नहीं कटेगा। वो 206 में भी था कि अगर किसी और में कट रहा है तो आपका टीसीएस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा उसमें एग्जांपल जो दिए थे कि 10 करोड़, और वो हमने मेरे ख्याल से काफी हद तक डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, सर्कुलर नंबर 17 था टीसीएस के लिए और सर्कुलर नंबर 23 था टीडीएस के लिए, जिसमें जीएसटी इंक्लूड करना है या नहीं करना। अब अगर मेरी टर्न, मैं हूँ, रेट तो सर सेम ही है ना, रेट 0.1%। मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और मैंने सामने वाले से को सेल करी है 60 लाख की, तो मुझे सामने वाले से डिक्लेरेशन लेनी है। डिक्लेरेशन लेनी है कि भाई आपकी टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो क्या आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, अगर आप करेंगे तो फिर मेरे को टीसीएस नहीं डिडक्ट करना। हाँ, और अगर वो ये कहता है नहीं मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो मेरे को टीसीएस करना ही करना है। और अगर मैंने परचेज की है और मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो मेरे को टीडीएस काटना ही है, उस केस में मुझे डिक्लेरेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस केस तो में सप्लायर को डिक्लेरेशन लेनी है हमसे। उस केस में मुझे ये डिक्लेरेशन तो लेनी है ना कि तुम 2 साल से रिटर्न फाइल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं, वो डिक्लेरेशन लेने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है। अभी हम आते हैं 206 AB पर, उसके लिए यूटिलिटी दे दी ना गवर्नमेंट ने। अच्छा, ओके, उसके लिए यूटिलिटी दे दी। अच्छा, यूटिलिटी दे दी है, यूटिलिटी दे दी है, चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, और सिंगल पैन भी चेक कर सकते हो और बल्क भी चेक कर सकते हो। आते हैं उस पे। पहले 206 C1H और 194Q हो गया क्लियर मीना आपके इश्यूज से? थोड़ा लग नहीं रहा। क्या कह रहे हो मैम? चेहरे से सेटिस्फेक्शन नहीं लग रही कि हाँ क्लियर हो गया। नो आंसर। दीप्ति, म्यूट हो रखा था सर मेरा। तो म्यूट में सुन तो रहे थे ना मैडम? हाँ जी, नहीं मैं आंसर दे रही थी कि क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ओके। हाँ दीप्ति, काफी हद तक क्लियर हो गए। ठीक है, ओके। आपका मीना मैम? रोहित? ठीक है सर, फर्स्ट क्लास है। तो मैं आज ऑफिस में भी इसी चीज पे ही वो डिस्कशन कर रहा था स्टाफ के साथ। ठीक है, गुड। अब 206 AB पे चलते हैं। 206 AB एक सेक्शन ये आ गया है, जो भी हमारे सप्लायर्स हैं उनका हम टीडीएस या टीसीएस, और मतलब उसमें सेक्शन अलग अलग हैं। 206 AB टीडीएस के लिए, 206CC टीसीएस के लिए। तो हम एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में हम टीडीएस या टीसीएस दोनों डिडक्ट भी कर रहे हैं, कलेक्ट भी कर रहे हैं। पर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, टीडीएस कट रहा है कटने दो, टीसीएस कलेक्ट हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिटर्न नहीं भरनी, राइट? तो उन लोगों को प्लग करने के लिए कि ठीक है नहीं भरना चाहते ना, मत भरो। टीडीएस और टीसीएस के दोनों के रेट बढ़ा दिए।
रेट कर दिया, जो भी एप्लीकेबल रेट है, नॉर्मल रेट है, वो उसका डबल या 5%। जिस भी सेक्शन में, जैसे अगर रेंट वाला सेक्शन था तो 10%, उसका डबल 20% या 5%, जो भी ज्यादा है। तो रेंट वाला अगर केस है तो अगर हमारा वो स्पेसिफाइड पर्सन बनता है तो हमें उसका 20% डिडक्ट करना है, क्योंकि 20% या 5% मतलब डबल द नॉर्मल रेट और 5% व्हिचएवर इज हायर, ये रेट ऑफ टैक्स है। क्यों इसको हमने अप्लाई करना है, डबल द रेट या 5%? उसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है। नंबर एक, जो फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम बात करें, यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एट अ हायर रेट, दो कंडीशन देखनी है। इससे पिछले दो प्रीवियस ईयर्स में, मतलब 19-20 और 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में, कंडीशन नंबर एक, क्या उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, दोनों सालों की भरी है तो ठीक है। सेकंड कंडीशन, जब उसने अपनी रिटर्न भरी है तो क्या उसकी जो टीडीएस और टीसीएस, जो प्रीपेड टैक्सेस में टीडीएस और टीसीएस है, 50,000 से ज्यादा था? हाँ तो भी ठीक है, तब आपका नॉर्मल रेट कटना है। अगर आपने पिछले 2 सालों में रिटर्न ही नहीं भरी, नहीं, पिछले सालों में रिटर्न नहीं भरी और टीडीएस और टीसीएस भी 50,000 से ज्यादा है, तब आपको डबल रेट है या 5% जो ज्यादा है। पिछले 2 सालों में अगर रिटर्न भरी है तो नॉर्मल रेट है, फिर तो नॉर्मल रेट है, फिर वो 50,000 पे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें एंड है, दोनों कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ? लेकिन अगर पिछले 2 सालों में नहीं, दोनों कंडीशन कंप्लीट नहीं है मेरे ख्याल से। अगर पिछले 2 सालों में एंड है, एंड है कि पिछले 2 सालों में किसी ने रिटर्न भरी रिटर्न है, नहीं भरी, नहीं रिटर्न भरी है अगर, तो नॉर्मल रेट हो गया ना। तो नॉर्मल रेट हो गया। हाँ, है ना? लेकिन अगर पिछले 2 सालों में रिटर्न नहीं भरी है तब और आपको, अगर उनका टीडीएस और टीसीएस मिला के 50,000 रुपए पर ईयर था, तब डबल रेट या हायर रेट कह सकते हैं। डबल रेट या 5%, जो भी टीसीएस ज्यादा और है। टीडीएस जो नहीं, नहीं। कम्युलेटिव देखना में, हम्म, मतलब उसका टोटल जितना टोटल देखना है ना इसमें। तो मेरे ख्याल से अगर रिटर्न नहीं भरी तो अगर, और उसके बावजूद भी अगर उसका टीडीएस या टीसीएस 50,000 से ऊपर है तो शायद नॉर्मल रेट है, और अगर वो कम है तो हायर रेट है। मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है। एंड है मैम, नहीं, एंड तो है, किसके बीच में एंड है, क्या है? 2 इयर्स की रिटर्न ना भरी हो एंड उसका जो है 50,000 से ज्यादा का वो तो TCS आपको हायर रेट काटना है। हाँ। अच्छा, मतलब टीडीएस ज्यादा है और तब भी आपको और भी ज्यादा काटना है। हाँ, वो तभी ज्यादा काटना है। और अगर उसने रिटर्न ना भरी हो और उसका टीडीएस या टीसीएस 50,000 से कम है तो नॉर्मल रेट ही मैं काटना है। सेक्शन पढ़ रहा हूँ। After section 206AA of the Income Tax Act, the following section shall be inserted with effect from 1st July 21, namely 206AB, special provision for deduction of tax at source for non-filers of income tax returns. जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। Subsection 1, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, whether tax is required to be deducted at source under the provision of chapter 27B other than section 192, salary पे applicable नहीं है, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N, or on any sum or income or amount paid or payable or credited by a person hereafter referred to as deductee to a specified person, the tax shall be deducted at higher of the following rates, namely 1, at twice the rate specified in the relevant provision of the act, or at twice the rate or rates in force, or at the rate of 5%, whichever is higher, तो पहले हो गया। Subsection 2, if the provisions of section 206AA is applicable to a specified person, in addition to the provision of this section, the tax shall be deducted at higher of the two rates provided in this
सेक्शन एंड इन सेक्शन 206 AA। मतलब अगर वो पैन प्रोवाइड नहीं करता, अगर पैन नहीं है उसके पास, पैन नहीं, इन एब्सेंस ऑफ पैन तो 20% रेट है, तो उस केस में जिसपे 206 AA भी लग गया, पैन नहीं है और नॉन फाइलर है, तो 206 AB भी लग गया जिसमें नॉर्मल रेट का डबल रेट या 5%, उन दोनों में से जो भी ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी 206 AA का रेट जो है और 206 AB का जो रेट आएगा, उन दोनों में से जो भी हायर है वो लगेगा। Subsection 3, for the purpose of this section, specified person means a person who has not filed a return of income for both the 2 assessment years relevant to the 2 previous years immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted, for which the time limit of filing return of income under subsection 1 of section 139 has expired, and the aggregate of tax deducted at source and tax collected at source in his case is rupees 50,000 or more in each of these 2 previous years, provided that the specified person shall not include a non-resident who does not have a permanent establishment in India. Explanation: for the purpose of this subsection, the expression permanent establishment includes a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on. हाँ जी, तो पहले तो वो यही कह रहे हैं नॉन फाइलर्स के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है, और उसमें भी नॉन फाइलर्स के लिए जो स्पेसिफाइड पर्सन की बात हो रही है, वो स्पेसिफाइड पर्सन तब बनेगा जब एक तो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, और रिटर्न फाइल ना करने के साथ साथ उसका जो टीडीएस और टीसीएस जो उसको 26 उसके जो 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिडक्टर के नहीं डिडक्टी के, वो अगर 50,000 रुपए दोनों सालों में 50,000 से ज्यादा है, तब वो स्पेसिफाइड पर्सन बना, और उस केस में हायर ऑफ द रेट का टीडीएस या टीसीएस लगना है। यानी अगर वो नॉन फाइलर है और उसके में 50,000 से कम का टीडीएस या टीसीएस है तो हायर रेट नहीं लगना, फिर नॉर्मल रेट ही है। हाँ, है ना? मतलब इसका मीनिंग ये हो गया, एग्जांपल अगर लें तो मान लो मैं रिटर्न नहीं फाइल कर रहा और मेरा टीडीएस कट भी रहा है 50,000 से ज्यादा, तो गवर्नमेंट ने मान लिया कि भैया सतीश गोयल तो बिल्कुल ढीठ है, जितना मर्जी टीडीएस काट लो, टीसीएस कलेक्ट कर लो, इसने तो रिटर्न नहीं फाइल करने, राइट? तो ठीक है, ले और मर, ज्यादा टीडीएस कटवा। यही हुआ ना? तो ये है ये दोनों तीनों सेक्शन। कोई और कोई क्लैरिफिकेशन? ओके, हाँ बोलो बोलो।